नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज इन केपी एस्ट्रोलॉजी। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम कैसे देख सकते हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं चैट को बाहर ले लेता हूँ और आप लोगों को एक बार, अगर आप लोग जुड़ चुके हैं तो आप लोगों को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है या नहीं। तो वो एक बार कंफर्म आप लोग कर दीजिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हम स्पेशली केपी एस्ट्रोलॉजी में अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन विच जनरली कम्स इनटू द माइंड। तो is it going to happen as a arranged marriage? Is it going to happen as a love marriage? And we also need to understand that how the marriage will be. Ultimately, that is our goal, because the marriage life or married life should be peaceful, right? So which are the combinations which we can see and understand that marriage life will be good or bad? क्या शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी या बुरी? तो केपी एस्ट्रोलॉजी सेज इट्स वेरी सिंपल रूल्स विच यू नीड टू फॉलो, बट द थिंग इज, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाता है, इट कम्स टू अ लेवल वेयर एवरेज। वेरी few people have a horoscope where we can say they will be having a very smooth married life, right? So today we will try to understand what is exactly the difference and how we can understand, how we can check arranged marriage versus love marriage in KP astrology. So let's jump into the topic. So Meenal Khurana ji, thank you very much for joining. तो उसको देखना कैसे है? तो एक बार क्विकली चेक कर लूँ कितने जने जुड़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे को दिखा नहीं पा रहा, लेट मी चेक इट अदर वे। तो ज्योतिष में सिस्टम बहुत सारे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो सिस्टम की मेजरली बात करते हैं वो है केपी एस्ट्रोलॉजी। तो आज केपी एस्ट्रोलॉजी में हम देखेंगे कि ये चीज़ हम कैसे एनालाइज करें। अब जैसे कोई भी आपके पास आ जाता है, सौरभ जैन जी 8th हाउस का शुक्र रिजल्ट अभी रुक जाइए, अभी तो शुरू ही किया है। लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स, देन प्रॉब्ली वी विल कम टू दैट पर्टिकुलर पीरियड, है ना। और ये भी होता है कई बार कि ये भी देखना ज़रूरी है कि वो सच में 8वें में है या नहीं, है ना। तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये अभी सिंपल एक चार्ट ले लिया मैंने इसी टाइम का जब शुरू किया मैंने, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई हम जो कवर करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से या हमारे जो भी है उससे कनेक्ट हो जाए, है। तो इस पे बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल ये बात करते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 चार्ट होते हैं, ठीक है, 2 चार्ट्स। एक होता है राशि और एक होता है कस्पल चार्ट। एक होता है राशि, एक होता है कस्पल चार्ट। इस कस्पल चार्ट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे भाव चार्ट भी बोलते हैं, भाव चलित भी बोलते हैं, है ना, भाव मध्यम भी बोला जाता है। तो अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो कि केपी में इसको प्लेसिडस डिवीज़न से एक कस्पल डिवीज़न चार्ट बने, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको मैं इस टॉपिक में क्लियर नहीं करूँगा। प्रॉब्ली पिछले वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, या कोई भी मेरी फर्स्ट क्लास की वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ये चीज़ें क्लियर करी है, ठीक है, टेक्निकलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 2 चार्ट्स, वन इज़ राशि चार्ट, वन इज़ भाव चार्ट।
आज थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि थोड़ा मैंने लेट शुरू किया है। आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो राशि चार्ट और भावचली चार्ट ये दोनों चार्ट हैं जो हम देखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राशि चार्ट हम यूज़ करते हैं सिर्फ एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन के लिए। ठीक है, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन मतलब दृष्टि और युति, है ना। अगर दृष्टि और युति होती है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं राशि चार्ट। इसके बाद अगर कुछ भी आपको देखना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे भावा चार्ट से। ठीक है, सारी चीज़ें हम देखेंगे भावा चार्ट से या कस्पल चार्ट से या भाव मध्यम चार्ट से, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है जी। तो आप सोचें कि इसका मतलब ग्रह के ओनरशिप एंड ग्रह की प्लेसमेंट, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है भावा चार्ट से। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक। जब भी विवाह की बात होती है, मैरिज की बात होती है, आप ये समझो कि मैरिज में मैरिड लाइफ कैसी होगी। पहले तो हम देखेंगे भाई शादी होगी या नहीं होगी। अब कई यूट्यूब में वीडियो आप देखोगे, कोई आके सवाल पूछता है कि भाई आप बताइए कि विवाह होगा नहीं होगा, ये चीज़ देखें। और कई लोग ये बोलते हैं भाई केपी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। सबके अपने अपने व्यू पॉइंट है। ठीक है, तो उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको प्रूफ करके कर्म करके दिखाना है ना। कई लोगों के कल में मेरे ग्रुप में किसी ने एक वीडियो शेयर किया जिन्होंने उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि देयर इज़ अ वीडियो विच सेज दैट केपी एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क। अच्छा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोई सवाल आता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क ऑन कृष्णमूर्ति जी, और जो कि एकदम ही गलत है ना। वी नो आज की डेट में जितना भी मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। आई नो हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। आई एम लिविंग डेली विथ केपी एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस। तो अगर हम सातवें घर की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये सोचें, चाहे सवाल कोई भी हो, अगर कोई बोलता है कि भाई मेरा मैरिज लाइफ कैसे जाएगा बताइए, तो सबसे पहले केपी ये कहता है कि यू नीड टू सी द प्रॉमिस। अगर विवाह का प्रॉमिस नहीं है तो अच्छा जाए या बुरा जाए तो उसका क्या महत्व है। उसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि पहले वो घटना ही नहीं हो रही है, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव तो कहीं और भी चला गया। तो इसलिए चाहे कोई भी घटना हो, चाहे वो हो रही क्यों ना हो, सबसे पहला रूल इज प्रॉमिस। अब आप देखोगे कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, क्या उनकी दशाओं में सातवें घर की दशा नहीं चल रही होंगी कभी भी? ऐसा हो सकता है। अगर आप डिटेल में समझेंगे तो आप देखेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। क्यों जी? क्योंकि प्रॉमिस नहीं है। तो इस चीज़ को कौन समझेगा, है ना। देखो, अपना दिमाग वहाँ लगाओ जहाँ आपने बेसिक रूल को समझ लिया। यहाँ पे कई महान कलाकार हैं इस दुनिया में जो कि अपना दिमाग तो लगाते हैं, लेकिन जो बेसिक जो लिखा हुआ है या रूल जो कृष्णमूर्ति जी ने बनाए हैं, उस रूल को तो मैं पहले फॉलो करूँगा, उसके बाद मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। राइट। तो आप ये समझें, सबसे पहले प्रॉमिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर घटना के लिए आपको मैंने बताया कि आज सुबह आप ब्रेकफास्ट में जलेबी और दूध लेंगे, पहले आप ये तो देखें कि ब्रेकफास्ट करने का प्रॉमिस भी है या नहीं। अगर आप जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए या किसी और काम के लिए निकले और आपने तो ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, तो आपका प्रेडिक्शन तो पिट गया। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विथ एग्जांपल्स दैट प्रॉमिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति और केपी एस्ट्रोलॉजी।
Now we are coming back to understanding of a normal marriage, arranged marriage versus love marriage. मैरिज जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले हम घर देखेंगे. कौन कौन से? कोई भी घटना कृष्णमूर्ति पद्धति ये कहती है एक घर से कभी भी नहीं घटती है. कोई भी घटना एक घर से कभी भी नहीं घटती है, और कोई भी घटना एक ग्रह से कभी भी नहीं घटती है. इसलिए आप ये समझें, शादी विवाह के लिए एक प्राइमरी हाउस होता है, दैट इज 7th हाउस, जिसको हम कहते हैं प्राइम कस्प. उस डिटेल में मत जाइए, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप ये समझें कि प्राइम हाउस इज 7. इस प्राइम हाउस जो भी इसका एक पॉइंट होगा, पॉइंट इज नोन एज सबलॉर्ड. ये सबलॉर्ड किसी भी तरह अगर 7वें से और इसके 2 सपोर्टिंग सहयोगी हैं, जो कि दूसरा और 11वां, इन दोनों से जुड़ जाएं, तो यहाँ पे विवाह होता है. ठीक है जी. 2, 7, 11 मतलब इसका बड़ा ही सिंपल रूल हो गया. 7वें घर का सबलॉर्ड अगर दूसरे से, 7वें से, 11वें से संबंध बना ले तो यहाँ पे विवाह होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये विवाह अरेंज है या लव मैरिज है. अब इस चीज़ को समझते हैं. आपने लव मैरिज करनी है, उसमें क्या आपकी फैमिली आके आपको बोलती है बेटा ये देखो ये लड़की, इससे लव मैरिज कर लो? तो ज़रा ये चीज़ आप मेरे को बताएं चाहे कि ऐसा होता है क्या? लव मैरिज में फैमिली आके बोलती है बेटा ये है लड़की, इससे लव करो, शादी कर लो. क्या ऐसा होता है? यस या नो में आप आंसर करें कमेंट्स में. तो इस चीज़ को आप समझें, जैसे कि हमारे जीवन में घटनाएं हो रही हैं, उसी हिसाब से भाव और चाहे घर बोलें आप, वो कनेक्ट होते हैं. तो आप ये समझें, जब भी हमें लव मैरिज देखना होगा उस वक्त इंडिविजुअल डिसीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो लगन का डिसीजन है. इस वजह से लव मैरिज में पहला घर ज़रूर आता है. पहला घर इंडिविजुअल डिसीजन है. उसमें अगर दूसरा घर आए तो फैमिली की सहमति हो जाएगी. ठीक है जी. लेकिन पहला घर इज़ इंडिविजुअल डिसीजन. प्रदीप जी धन्यवाद. तो अब ये समझें कि लव मैरिज में तो पहला घर तो ज़रूर आएगा. लव का अगला घर जो हम मानते हैं वो 5वां घर है. एक मिनट दीजिए, कोई आया हुआ है गेट पे, होल्ड कीजिए.
अच्छा, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि कोई दरवाजे पे आ गया था, जिस वजह से थोड़ा आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। चलिए, तो अब हम ये बात कर रहे थे कि पांचवा घर क्या होता है। पांचवा घर लव का है ना। अब ये लव का क्यों है? अगर आप काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे, काल पुरुष की कुंडली समझते हैं? कोई समझता है तो कमेंट्स में बताइए। जो कि एरीज लगन की कुंडली होती है, ठीक है जी, उसे काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। तो एरीज लगन की जो कुंडली होती है उसे काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। उसमें पांचवा घर ये है, ठीक है जी। और पांचवा जो घर होता है वो सूर्य का है। सूर्य क्या है? सूर्य बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इस चीज को समझना। सूर्य एक आत्मिक ग्रह है, प्योरेस्ट प्लैनेट जिसे हम कहते हैं ज्योतिष में, इट इज सन। क्योंकि आप देखें, कई बार आप किसी दिन मैं अस्त के बारे में भी बात करूंगा। कई बार लोग कहते हैं भाई ये ग्रह अस्त हो गया सूर्य से। एक्चुअली में हो क्या रहा है, सूर्य उस ग्रह को शुद्ध कर रहा है। कई बार आपने सुना होगा, अरे जी आप सूर्य को जल दें लाल रोली डालकर, आप सूर्य को जल दें हल्दी डालकर, आप सूर्य को जल दें ये डालकर वो डालकर। तो क्या कर रहे हैं आप? ग्रह को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं सूर्य के साथ जोड़कर। तो सूर्य इज वन ऑफ द प्योरेस्ट प्लैनेट, है ना। तो सूर्य इज आत्मिक प्लैनेट, आत्मकारक, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मिक ग्रह मतलब आत्मा को शुद्धि कब मिलती है, आत्मा को तृप्ति कब मिलती है? जब वो आत्मा परमात्मा से मिलता है। वो खुशी जो आत्मा के परमात्मा से मिलने की होती है उसको प्यार या मोहब्बत कहा गया। आजकल प्यार मोहब्बत की परिभाषा शायद कुछ और हो, लेकिन एक्चुअली में प्यार और मोहब्बत का जो परिभाषा है, दैट इज आत्मा जब परमात्मा से मिलता है उसकी जो खुशी है वो प्यार या मोहब्बत है। दैट इज वाई 5th हाउस इज नोटेड फॉर लव। तो इसलिए पहला घर और पांचवा घर का भी कनेक्शन आएगा। पहला रूल तो ये हो गया कि ये और ये तो ज़रूर आएंगे, इसके साथ 1 और 5 भी आ रहे हैं। अब 1 और 5 लव के लिए आ गए, तो क्या ये देखकर आप बता देंगे भाई ये लव मैरिज होगी? नहीं, ये लव की सिर्फ संभावना बताएगा। अब दोबारा आपको क्या चेक करना होगा? यही पांचवे का जो सबलॉर्ड होगा वो अगर दोबारा 7वें से मिल जाए, प्लस ये पांचवी जो राशि ले रही होगी वो अगर स्थिर राशि हो या फिक्स्ड साइन हो, तो वो लव मैरिज होता है, नहीं तो वो लव अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन इसके साथ साथ, मतलब 7वां घर 5वें से मिले, फिर 5वां 7वें से मिले, और वो 5वें वाला जो कस्प होगा वो स्थिर राशि हो, तो ही वो लव मैरिज होगा। और इसमें 1, 5, 7 ज़रूर आते हैं। दूसरा घर आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन 11वां घर ज़रूर आएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझें। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, जैसे जी प्रदीप जी ने बताया, अब इनका सिंपल सिग्निफिकेटर लेके थोड़ा समझते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, 7 सबलॉर्ड। अब मुझे नहीं पता है सर एग्जैक्टली कितना आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये देखने के लिए कई बार तिकड़म लगती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इसको गलत भाव से ना लें। मैं इस पर एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक घरों के बारे में बताऊँगा इसमें, ठीक है। अब छठा घर क्या होता है? छठा घर इस मैरिज का
विरोधी घर है, ठीक है। लगन विवाह जब करता है तो लगन विवाह कर रहा है, तो इस लगन को टेंशन देने वाला उसका 8वां होता है, ठीक है। तो जब भी 6-8 विवाहों के घर से जुड़ जाएगा, मतलब 7 कस्पल सबलॉट से जुड़ जाएगा, यहाँ पे वो टेंशन ज़रूर लाएगा। तो इसका मतलब 2, 7, 11 प्लस 6, 8 आ गया तो मैरिज लाइफ में टेंशन्स, खुशियों में कमी। और अगर ये हो गया आपका अरेंज मैरिज, अब ये हो गया लव मैरिज। लव मैरिज में हमने देखा कि 1, 5, 7, 11 प्लस अगर 6, 8 आ गया तो इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग टेंशन्स। तो 6, 8 कहीं से भी जुड़ जाए तो वहाँ पे आपको मैरिज लाइफ की सुख में कमी करेगा। क्या मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी? तो अगर ये 6, 8 नहीं आता, 2, 7, 11 आता है, उसके साथ कोई भी और घर आ जाते हैं तो ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देना, 7वें घर का सबलॉर्ड, एक और रूल बता रहा हूँ, 7वें घर का सबलॉर्ड अगर 12वें से कनेक्शन बनाए या 12वें में ही बैठा हो तो पति और पत्नी में दूरी बन जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहेंगे। वो चीज़ दशा अंतरदशा बताएगी कि वो कब हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। लेकिन 7वें घर का सबलॉर्ड अगर 12वें में बैठ जाए, ये मत सोचिए कि भाई बाहर घूमने जा रहे हैं, वो भी जा सकते हैं, लेकिन घूमने जाने का योग बनना चाहिए, राइट। तो 7वें घर का सबलॉर्ड अगर 12वें में जाके बैठ जाए तो वहाँ पे आप समझें कि हस्बैंड वाइफ में दूरी बन सकती है। किस वजह से? हो सकता है कि किसी फैमिली अनबन की वजह से हो सकता है कि भाई जॉब की वजह से हो, कोई भी और भी घटना की वजह से हो सकता है, राइट। तो इस चीज़ को आप समझें कि ये इसको कहते हैं देश काल पात्र, कि घटना किस वजह से होगी, कैसे होगी, आपको पूरी कुंडली देखकर आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको बेसिक चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा चाहे लव हो या अरेंज हो, अगर माता पिता का आशीर्वाद हो तो वो अच्छा होगा। ऐसा क्यों? 9वां घर भाग्य का बोला गया है और चौथा घर माता का है, प्लस वो जो चौथा घर है वो सुख का है ना। मतलब आपके जीवन में कोई भी सुख की अनुभूति हो रही है वो चौथे घर से ही हो रहा है, 4th हाउस। अगर चौथा घर बिगड़ा हुआ है तो चाहे जितनी भी खुशियां आ जाएं आप खुल के एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप देख लेना किसी भी कुंडली में मेलेफिक्स अगर चौथे में बैठे हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, सोच लीजिए उनके खुशियों में ग्रहण लग चुका है, वो चाहकर भी खुशियां नहीं मना पा रहे। आप में से किसी कोई भी शेयर कर सकता है, अगर किसी का भी चौथे में शनि हो, केतु हो, राहु हो, स्पेशली है ना, मंगल हो, तो आप चेक करना ऐसे जातक खुशियाँ चाहकर भी खुल के एंजॉय नहीं कर पाता। दिखा तो देता है मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से नहीं, क्योंकि चौथा घर हृदय है। हृदय के अंदर में एक भारीपन, बोझापन रहेगा और ये चीज़ चौथा घर है। तो इसलिए 4 और 9 का सपोर्ट आपको अच्छा चाहिए। वो कैसे मिल सकता है? चौथा घर माता है और 9वां घर पिता है, तो माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लेते रहें। वो आशीर्वाद कैसे लेंगे? 12वें घर से, क्योंकि 12वें घर तो लगन का लॉस है। तो आपको क्या करना है? उनके पैर छूने, है ना। चरण जो है वो 12वां घर होता है, तो कोई भी बड़े जो हैं उनका पैर छूने। पैर छूना ये नहीं कि घुटना छू के बोला पैरी पहना, वैसे नहीं। आपको झुककर पैर को स्पर्श कर कर आशीर्वाद लेना है, छूना है।
ठीक है। आजकल लोगों के पास अच्छा अच्छा प्रदीप कुमार जी, यस सर मैचिंग, जी सर, केतु है, यू आर राइट जी, बिल्कुल मैम। ये एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ ऐसे होगा, तो इनके छोटे छोटे रेमेडीज़ भी हैं, ठीक है। आप जब कोर्स में ज्वाइन करेंगे ये चीज़ें आपको क्लियर समझ आएंगी कि कैसे इनको बेहतर कर सकते हैं। हाँ देखिए, जो ग्रह आप लेके चल रहे हैं इतने वर्षों से, आप इतना समझ लें कि वो एक चुटकी में तो जाएगा नहीं, है ना, समय लगेगा लेकिन ठीक ज़रूर होगा, ठीक है। कैसे होगा? सबसे पहले हम रेडी हों उस चीज़ को ठीक करने के लिए, हमें विश्वास हो कि हाँ मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ और करूँगा, देन डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड। लेकिन समय लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो चरण छूना बड़ों का, ये कल मैं एक बात कर रहा था, कल के वीडियो में मैंने ये डाला था कि शिष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने जनों ने जाके चेक किया कि शिष्टाचार अच्छा है या बुरा है। उसमें से एक शिष्टाचार मैं आपको ये बताऊंगा कि कहते हैं कि बड़ों की, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि पैर छूना है, वो एक कैसी रेमेडी है वो आपको पता ही चल गया। कपड़े साफ सुथरे पहनना, अब कपड़े जो होते हैं ना, दैट इज़ वीनस। अगर आप फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, साफ सुथरे इस्त्री वाले कपड़े नहीं पहन रहे, तो आपका वीनस खराब हो रहा है वहाँ पे। अगर किसी को वीनस सही करना है, अपने इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, कड़क कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने। अगर कोई कपड़ा फट जाता है, जो कि घर में प्रैक्टिस होता है, ये चीज़ नोट करिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी को एक कदम बढ़ाना है, उसको बेहतर करने के लिए घर के अंदर अपने कपड़ों को कभी भी पोंछा ना बनाएं, और इट इज़ अ वेरी मैल प्रैक्टिस in the house, nearly everybody is doing it। पहने हुए कपड़े या फटे हुए कपड़ों को कभी भी पोंछा नहीं बनाना है, उससे आपका शुक्र खराब की तरफ चल पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको आप नोट कर लीजिए और गांठ बांधकर याद रखें। बेशक अगर किसी को करते हुए देखे उसको वहीं टोके। पोछा आता कितने का है? 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये। एक 50 रुपये की चीज़ के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, थोड़ा सोच के देखो। ठीक है, पैसा हर चीज़ नहीं होता है, लेकिन होता भी बहुत कुछ है, राइट। तो इसलिए आप ये छोटी छोटी चीज़ों को समझें, बहुत गहराई वाली बातें हैं ये, कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन आप चीज़ को समझो। ये घर की जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं ना, उससे भी हम अगर सुधार लें, हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही करेंगे। तो इसमें मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। मैंने ये समझाने की कोशिश करी, कोई भी घटना होगी सबसे पहले उसका प्रॉमिस निकालना ज़रूरी है। प्रॉमिस में 2711 आ रहा है, दैट इज प्रॉमिस इज देयर। और जब प्रॉमिस आ जाए उसके बाद आप देखें क्या वो लव होगा या अरेंज। लव के लिए मैंने बता दिया, अरेंज मैरिज तो प्रॉमिस आ गया तो मैरिज है ही, तो इट कैन बी अरेंज, है ना। और जैसे ही वो लव की तरफ चलेगा तो उसमें आपको क्या कहना है, उसमें आपको यही बोलना है, पहले सातवें घर का सब लॉर्ड पहले घर से संबंध बनाएगा जो कि इंडिविजुअल डिसीजन है, पांचवें घर से संबंध बनाएगा जो कि लव मैरिज है, और साथ साथ सातवें घर से भी हो जाए तो वो लव मैरिज होगा। साथ में एक और एडिशन स्टेप चेक करें, पांचवें घर का सब लॉर्ड अगर सातवें से जुड़ जाए और वो पांचवें घर का जो राशि ले रहा है, जो कस्प ले रहा है, वो अगर स्थिर राशि हो तो वो 100% लव मैरिज कराएगा। इसके साथ एक और छोटा सा टिप ऐड कर देता हूँ, आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत हो रहा है, तो लिव इन रिलेशनशिप उसके साथ सातवें घर का सब लॉर्ड ही पाँचवा और आठवां लेता है तो वो लिव इन रिलेशनशिप होता है। साथ में 11वां भी आता है, पाँचवा
संबंध है। सातवां जो है ना वो पब्लिकली संबंध है। सातवां घर पब्लिक भी माना गया है, कभी आप ध्यान देंगे तो पब्लिकली तो हमने अनाउंस नहीं किया, हम लिव इन में रह रहे हैं, राइट। तो 5 और 8, आठवां कहीं ना कहीं छुपा छुपाया रिश्ता। 5, 8, 11 आपसी सहमति, ठीक है। तो 5, 8, 11 इज ऑल्सो डिनोट एज लिव इन रिलेशनशिप। कब होगा जी? दशा अंतरदशा में जब चलेगा तब होगा, जब उम्र होगी। अब आप बोलोगे बचपन में ही दशा चल रही 5, 8, 11, इट्स नॉट पॉसिबल। उस टाइप की एज में भी तो आना चाहिए। तो इसलिए आप चीज़ों को तरीके से समझें। अगर ज्योतिष करना है थोड़ा सेंसिबल होकर चीज़ों को समझें, ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और आज के जो इंटरप्शन हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मैं कोशिश करूँगा इस तरह का इंटरप्शन ना हो। और कोई मन में कोई सवाल आ रहा हो, जो टॉपिक मैंने कवर किया है उसके रिलेटेड हम देख लेते हैं। कोई सेकंड हाउस जैसे 211, 2711, 27 तो क्या होता है? देखिए सेकंड हाउस जो है वो फाइनेंस का है, ठीक है। प्राइम हम फाइनेंस के लिए देखते हैं। दूसरे विवाह के लिए भी दूसरा घर देखा जाता है, ठीक है। तो वो भी ऐसा होता है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया। सभी को, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों में सीखने की एक वो है ना, मतलब फायर जिसे कहते हैं अंदर से, वो होना बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो शेयर भी कर दें अगर आपको अच्छा लगे, किसी के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने जो भी सर्कल में है, जो सीखना चाहते हैं या रुचि रखते हैं, है ना, ज्योतिष में, तो भी उनको भी आप ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सौरभ जैन जी, अगर देखें कि अगर शुक्र 8वें में है ना, शुक्र अगर 8वें में होगा तो ऐसे जातक की धर्मपत्नी थोड़ा कड़वा बोलेगी, ठीक है जी। मैं थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ही समझे उसको, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके कड़वा बोलने से अगर उसकी बात मानकर आप चलेंगे, आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे अपने लाइफ में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। उनके विरोध चलेंगे, शुक्र अकेला होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है जी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें और ये समझें, जीवन में हम कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का तो खेल है ही, है ना। तो शायद पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कर्म होता है, तो इसलिए जब भी 8th में वीनस आएगा तो वाइफ जो है थोड़ा कड़वा बोलेगी और वो आपको दुखेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उनकी सेवा जितनी करेंगे, जितना उनको खुश रखेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतने ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।